नमस्कार दोस्तों, घूमता आईना के इस लाइव एपिसोड में आपका स्वागत है। सैयद कासिम साहब भी अभी हमको कुछ क्षणों में ज्वाइन करेंगे। तब तक मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि आज का एपिसोड किस बारे में है। कुछ घटनाक्रम आपको नजर आ रहे हैं। शुरुआत करें तो पहले ममता बनर्जी का बयान आता है कि वो कहती हैं कि साहब हम वेस्ट बंगाल में किसी से समझौता नहीं करेंगे। हमारा जो ये विपक्षी गठबंधन है जिसका नाम इंडिया है, इससे बाकी जगह तो समझौता रहेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में ना हम वामपंथियों से करेंगे और ना कांग्रेस पार्टी से करेंगे। कुछ ऐसी बात केजरीवाल भी कर रहे हैं पंजाब और दिल्ली के हवाले से। तो साहब वेस्ट बंगाल में समझौता नहीं होगा, पंजाब में नहीं होगा, दिल्ली में नहीं होगा। और जाहिर सी बात है कि जैसा कि मैं अक्सर कहता रहता हूं कि वेस्ट बंगाल के पास बाहर ममता बनर्जी के पास कितने वोट हैं। पश्चिम बंगाल के बाहर आकर ममता बनर्जी अगर समझौता करना चाहती हैं तो कौन सा ऐसा राज्य, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे ममता दीदी के जाने से 4 वोट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसी तरह जो केजरीवाल के गढ़ हैं दिल्ली और पंजाब, अगर वहां पे वो समझौता नहीं करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पे तो कोई केजरीवाल के बाद विपक्ष के नाम पे सिर्फ कांग्रेस है। और अगर वो कांग्रेस को जगह देना नहीं चाहते तो फिर वहां पे क्या स्थिति बनेगी। एक और जो घटनाक्रम सामने आया कि शिवसेना ने अपनी सीटों की डिमांड बढ़ा दी है। अब वो 23 सीट मांग रहे हैं या 24 सीट मांग रहे हैं। उन्होंने भी अब देखें, मीटिंग्स होती हैं आपकी, 4 मीटिंग 5 मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग्स में जहां पे सीटों के समझौते की बात होनी है, मीटिंग्स जहां पे तय होना है कि कौन पार्टी किस सीट पे कितनी सीटों पे लड़ेगी, कहां से लड़ेगी, तो वहां तो कोई बात नहीं होती। वहां से निकल के आप दो ही बातें करते हैं। दूसरी मीटिंग से निकल के आपने कहा राहुल गांधी की शादी हो जानी चाहिए, और चौथी मीटिंग से निकल के आपने कहा कि अब तय हुआ है कि 8-10 मीटिंग और हो जानी चाहिए। तो वहां से निकल के आप इतनी नॉन सीरियस बातें करते हैं और मीडिया में आके आप अपनी अपनी सीटों का दावा करते हैं। तो ये दावा करते हुए आपको शिवसेना भी मिल जाएगी, जयंत चौधरी भी मिल जाएंगे, अखिलेश यादव भी मिल जाएंगे। ये अगर सीधे नहीं करेंगे तो अपनी पार्टी के किसी पदाधिकारी से करा देंगे। नीतीश की पार्टी के लोग आपको लगातार उनके विधायक मिल जाएंगे, पोस्टर लगाते मिल जाएंगे, जहां पे वो आपको नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे हैं। आज आपने देखा सिद्धारमैया का बयान आ गया कि सिर्फ राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। आपने ममता बनर्जी का दांव देखा केजरीवाल के साथ मिलकर, जिसमें उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो मजेदार बात यह है कि साहब कौन कहां से लड़ेगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, गठबंधन का चेहरा क्या होगा, ये तीनों मुद्दों पर मीटिंग पर क्या मुलाकात, मीटिंग में क्या बात होती है उसकी तो कोई जानकारी ही नहीं देते। लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टियां जाकर सीधे मीडिया को फेस करते हुए इस तरह के बयानात देना शुरू कर देते हैं। तो ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगती है, अटपटी सी लगती है। इसी बीच आपने देखा कि आज जनता दल यूनाइटेड के एक राष्ट्रीय अधिवेशन में एक घटना और हुई कि साहब कल तक जिस बात से पूरी तरह इनकार किया जा रहा था कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे या उनसे इस्तीफा लिया जाएगा, और कल तक खुद नीतीश कुमार जिस बात को डिनाई कर रहे थे, कल तक नीतीश कुमार जिस बात से जिसे एकदम रबिश कर रहे थे, आज आपने देखा कि ललन सिंह का इस्तीफा हो गया और नीतीश कुमार फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। नीतीश कुमार के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होना इतनी बड़ी खबर नहीं है जितना ललन सिंह का इस्तीफा है। ललन सिंह नीतीश कुमार के ऑल्टर ईगो कहे जाते हैं। उनका ही एक जिसे कहना चाहिए उनके क्लोजेस्ट, जिसे कहना चाहिए एक राजनीति में उनके सबसे नजदीकी सहयोगी माने जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ललन सिंह किस बात के लिए जाने जा रहे हैं, वो मोटी मोटी दो बातों के लिए जाने जा रहे हैं। एक, वो जिस तरह से लालू यादव से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, जिस तरह तेजस्वी यादव को प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरह वो लगातार, और लोगों को ये भी कहना है कि साहब वो पार्टी के अंदर पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल में विलय करने की बात भी कहते रहे हैं। उनका मानना है कि नीतीश की पारी पूरी हो चुकी है,
और पूरी पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल में विलय करके तेजस्वी यादव के हवाले कर देना चाहिए। दूसरी तरफ ललन सिंह अगर कहीं पे आपको बहुत ज्यादा डायनेमिक और अटैकिव नजर आए, तो आपने देखा वो भाजपा पर लगातार प्रहार कर रहे हैं और तीखे प्रहार कर रहे हैं। सिर्फ भाजपा पर ही नहीं कर रहे हैं, वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी ऐसे नहीं, वो सीधे प्रधानमंत्री की जाति को निशाना बना रहे हैं, उसको मुद्दा बना रहे हैं। यानी जनता दल यूनाइटेड नीतीश की पार्टी में एक ऐसा आपको चेहरा नजर आ रहा है जो नीतीश के सबसे नजदीकी है, नीतीश के दशकों से सबसे करीबी है। वो भाजपा पर लगातार हमलावर है, प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है, उनकी जाति को निशाना बना रहा है, साथ ही साथ अपनी पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की तरफ धकेल। ऐसे में आ, एक एक मिनट। ओके। तो ऐसे में आपने देखा कि ललन सिंह जो इन दो बातों के लिए खड़े थे, एक लालू यादव से नजदीकी के लिए और दूसरे प्रधानमंत्री पर और भाजपा पर हमला करने के लिए, वो ललन सिंह जो दशकों से नीतीश कुमार के दाहिना हाथ कहला रहे थे, वो ललन सिंह आज जिसे कहना चाहिए बहुत अनसेरेमोनियसली, जिसे कहते हैं बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वो पार्टी से हटा दिए जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से। और आपने देखा पहले से माहौल बनना लगा था जब पोस्टर्स पे और बैनर्स पे ललन सिंह का फोटो गायब हो गया था, बयान आने लगे थे, मीडिया में चर्चा होने लगी थी। वो अलग बात है कि अंतिम क्षण तक नीतीश कुमार इसको डिनाई करते रहे और इसको मीडिया की कोरी बकवास बताते रहे। सैयद कासिम साहब अभी हमसे जुड़े थे और फिर बाहर चले गए हैं। मेरे ख्याल है कुछ तकनीकी दिक्कतें उनको शायद आ रही है। कासिम साहब आपका स्वागत है घूमता आईना पर। और मैं आपके आने से पहले एक मोनोलॉग में दर्शकों को ब्रीफ कर रहा था कि जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन इंडिया नाम है जिसका, उसमें कितने तरह के विरोधाभास नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि साहब हम पश्चिम बंगाल में ना वामपंथियों से सहयोग करेंगे ना कांग्रेस से, पश्चिम बंगाल हम अकेले लड़ेंगे। और केजरीवाल कह रहे हैं कि हम दिल्ली और पंजाब में किसी को एक सीट नहीं देंगे। उद्धव ठाकरे ने अपनी सीट ही डिक्लेयर कर दी, मतलब वो बैठकों में चाय समोसा होके खत्म हो जाता है और बाहर निकल के सीटों पे डिस्कशन करने लगते हैं। मीडिया के सामने आपने देखा संजय राउत का बयान आ गया कि साहब 23 सीटों से लड़ेंगे। और फाइनली जो मैं एक बात कह रहा था कासिम साहब, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि गठबंधन के जितने नेता हैं, ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल के बाहर कोई वोट बैंक नहीं है और पश्चिम बंगाल जहां उनका वोट बैंक है वहां वो समझौता नहीं करेंगी। तो ममता बनर्जी बिहार में कितने वोट दिला लेंगी, उत्तर प्रदेश में कितने वोट दिला लेंगी, दिल्ली पंजाब राजस्थान मध्य प्रदेश में ममता दीदी के कहने से कितने वोट पड़ जाएंगे। तो ऐसे जब वो कहती हैं कि हम बंगाल में समझौता नहीं करेंगे, बंगाल के बाहर समझौता करेंगे, ये बात अपने आप में बेमानी हो जाती, इस समझौते का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऐसे में केजरीवाल जब कहते हैं कि जहां वो स्ट्रांग है वहां समझौता नहीं करेंगे, तो उनकी बात भी बेमानी हो जाती है। इसी तरह देखिए ग्रेट विल डच साहब फिर आ गए और ये सीधे नीदरलैंड से जुड़ते हैं कासिम साहब हमारे साथ। ये हॉलैंड में बैठ के हमारे साथ रेगुलरली जुड़ते हैं। और तो बहरहाल, तो इसी तरह जब केजरीवाल अपने प्रभाव क्षेत्र के बाहर जाके समझौता करने की बात करते हैं तो उनके समझौते का क्या अर्थ ले जाता है। इसी प्रकार उद्धव ठाकरे जब अपनी तरफ से एक तरफा सीटों का बयान दे देते हैं तो समझ में नहीं आता है कि साहब आप वो मीटिंगों में क्या करते हैं, मीटिंगों में आप क्या बात करते हैं। मीटिंगों से तो निकल के आप कहते हैं कि राहुल गांधी की शादी कर दो, मीटिंगों से आप निकल के कहते हैं अभी हमको 8 मीटिंग 10 मीटिंग और चाहिए और बाहर निकल के बयान। इसी तरह सिद्धारमैया, जब इस तरह का सिद्धारमैया का बयान है कि केवल राहुल गांधी के अलावा प्रधानमंत्री पद का चेहरा कोई और नहीं हो सकता। और ये तब जब पिछली बार आपने देखा कि ममता शगुफा छोड़ के गई हैं कि साहब मल्लिकार्जुन खड़गे को कर देते हैं। तो बहरहाल इतने विरोधाभासों में आपने देखा एक नया घटनाक्रम हो गया कि ललन सिंह राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिए जाते हैं। और कासिम साहब मैं ये कह रहा था कि ललन सिंह पिछले दिनों सिर्फ दो बातों के लिए जाने गए। एक, लालू यादव तेजस्वी यादव से बढ़ती नजदीकी, जिसमें उनको सूत्रों का कहना है कि पार्टी के अंदर वो जदयू का राजद में विलय की भी बात करते रहे। और दूसरा ये कि वो भाजपा पे बहुत तीखा अटैक करते हैं, वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाते हैं, उनकी जाति को निशाना बनाते हैं, जो आज की तारीख में कोई विपक्षी नेता नहीं कर रहा है।
तो ऐसे लल्लन सिंह जो भाजपा पर इतना हमलावर हैं, और देखिए अभी इसमें हम लोग को एक बात और भी देखनी है कासिम साहब, कि सारे लोग अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर जाकर समझौता करना चाहते हैं। अपने प्रभाव क्षेत्र में कोई समझौता नहीं करना चाहता। और अब आप आ गए हैं तो मैं अपनी लाइन वो बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ एक पार्टी रह गई जिसका प्रभाव क्षेत्र एक प्रदेश से ज्यादा है, वो बसपा। और उसकी बात चल रही है और हम लोगों की जानकारी में है कि लगातार बात भी चल रही है। खैर बसपा पे भी आएंगे और बसपा की गठबंधन में एंट्री पे भी आएंगे कासिम साहब। लेकिन शुरुआत करते हैं ललन सिंह से। वो ललन सिंह जो भाजपा पर हमलावर हैं, वो ललन सिंह जो लालू यादव से नजदीकी के लिए जाने जाते हैं, और वो ललन सिंह जिनके इस्तीफे को आज सुबह तक नीतीश कुमार रबिश करते रहे, डिनाई करते रहे, मना करते रहे। ऐसे में ही ऐसे बेआबरू होकर पहले पोस्टरों से, फिर बैनरों से और फिर पार्टी से उनका हटाया जाना क्या बताता है सैयद कासिम साहब? अनुज जी, आज मैं चूंकि अयोध्या जी गया हुआ था, बाहर था, तो मुझे कुछ सुबह से किसी भी खबर की कोई जानकारी नहीं थी। आपके फोन से मुझे पता चला कि ललन सिंह हटा दिए गए हैं, बल्कि पार्टी से भी हटा दिए गए हैं। बहुत बड़ी खबर है, छोटी मोटी खबर नहीं है। और खाली पद से हटे होते तो माना जाता है कि म्यूचुअल है, भाई वो खुद बनना चाहते हैं नीतीश कुमार, तो ललन सिंह ने कहा ठीक है, दोनों मित्र हैं, छात्र राजनीति से दोस्त हैं। उसके बाद 77 कर्पूरी ठाकुर से के बाद से वो नीतीश के सबसे करीबी लोगों में माने जाते थे। लेकिन अब जो है ये तो बहुत बड़ी खबर है कि ललन सिंह को पार्टी से भी हटा दिया गया। तो क्या नीतीश कुमार भी उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते पे आज का मुसलमान है, कि अगर आप सब एक नहीं हो सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं, आप जो है हमें राष्ट्रीय संयोजक नहीं बना सकते हैं, हमको इंडिया गठबंधन की जानकारी जो है मीटिंगों के अंदर मिलेगी, किसके नाम का प्रस्ताव किया जाना है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन कन्वीनर बनेगा, कौन, तो ये अगर हमको अंदर पता चलना है तो हमको ऐसे गठबंधन में रह के क्या करना है। कासिम साहब, मेरे पास लल्लन सिंह के पार्टी से हटने की जानकारी तो नहीं है। मेरे पास सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने की जानकारी है। नहीं, वो पार्टी से आपने इंट्रो में भी कहा ना कि पहले पद से हटाए जाते हैं, फिर पार्टी से भी हटाए जाते हैं, तो मुझे लगा नहीं कि नहीं नहीं शायद नहीं ऐसा, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं वो खबर पार्टी से आज नहीं भी। हटे हैं। वो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, मैंने कहा पहले पोस्टर से हटते, फिर बैनर से हटते, फिर पद से हट जाते हैं। तो पार्टी से अभी लल्लन सिंह नहीं हटे हैं। ललन सिंह का हटना, खाली जो है पद से हटना, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के और अगर बनना चाहते हैं तो ललन सिंह को कोई इस पे एतराज भी नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है होगा भी नहीं, नहीं क्योंकि जो कासिम साहब, सारी सवाल भूमिका। मेरा आपसे यही है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे कि नीतीश कुमार लल्लन सिंह को हटाना चाहते थे? नहीं, नहीं, उसमें देखिए, मुझे जो लगता है, ये पिछले 6 महीने, 8 महीने से जब से ये सरकार बनी, तब से एक खिचड़ी पकड़ी थी, और ये बिल्कुल एक कमिटमेंट की तरह था कि नीतीश कुमार जो है वो कुछ दिन चलाएँगे और लोकसभा से पहले जो है गद्दी तेजस्वी को सौंप देंगे, और लालू यादव अपनी ज़िंदगी में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री होता हुआ देखेंगे, सेहतमंद तो उसकी तरफ एक एक कदम के तौर पे देखिए। और उसको ये था कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएँगे और नीतीश कुमार पूरे देश के की राजनीति का नेतृत्व करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने दिल्ली वाली बैठक में, जो टीम इंडिया की बैठक थी, उसमें खड़गे का नाम लेके संयोजक के तौर पे नीतीश को नाराज कर दिया, और नीतीश जो है उनको लगने लगा कि क्या मतलब, ये भी हमको नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री पद भी जाए और ये भी जाए, तो उसकी एक बानगी, उसकी एक शुरुआत के तौर पे मुझे मैं देखूंगा इसे। लेकिन एक बात जो आपने और दिलचस्प बताई कि ममता जो है, उन्होंने कह दिया कि बंगाल में दोनों को कुछ नहीं देंगे। केजरीवाल के बारे में हम लोग तो पहले ही कह रहे थे कि पंजाब में तो वहाँ देने ही नहीं चाहते हैं, दिल्ली की भी बात आ गई। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 8 सीटें देने की बात कांग्रेस को कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और शरद पवार, ये लोग मिल के जो है 26-26 सीटें अगर वो एक-एक पार्टी ले लेगी, तो कांग्रेस के पास देने के लिए क्या बचेगा? और कुल मिला के ये है ना कि सारे लोग जहाँ वो खुद मजबूत हैं, वहाँ कुछ नहीं देना चाहते हैं, और नाम इंडिया का रख के पूरे देश में मोदी से लड़ना यही चाहते हैं। बड़ा बात, यही दिलचस्प। बात, यही बात, मध यही बात। मध्य प्रदेश, राजस्थान में अखिलेश मोदी से लड़ने के लिए आएँगे, कांग्रेस का साथ देंगे, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। उसके बाद केजरीवाल आएँगे कि आप लड़िए, तेलंगाना में और कर्नाटका में और तमिलनाडु में हम आपके साथ हैं। उसके बाद ममता आएँगी महाराष्ट्र में, और उसके बाद कर्नाटका में और हिमाचल में और हरियाणा में और पंजाब में, कि आप लड़िए मोदी से, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो हमारा राज्य, वहाँ हम आप मोदी से आप क्यों लड़िएगा, हम तो खुद ही यहाँ के पहलवान हैं, हम लड़ेंगे। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जो हैं अनुपम भाई, वो उसको यूँ कह लिए कोई कि अनुपम मिश्रा, सैयद कासिम इसको पहले पढ़ लेते हैं, या पहले जान लेते हैं, या पहले कोई सपना इन लोगों को आ जाता है, या हम लोग क्या भविष्यवक्ता, वो फ्यूचर रीडर हैं कि हम भविष्य पढ़ लेते हैं।
ये जो बीएसपी की बात बार बार हम लोग करते थे, उसके पीछे का कारण ये था, कांग्रेस को अगर ये झटके इसी तरह से लगते रहे तो उनके पास सबसे आसान और सबसे प्यारा रास्ता ये है कि वो मायावती के साथ चले जाएं, मायावती को अपने साथ कर ले और मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा भी बना दें। जो आप कहते हैं कि एक ऐसा चेहरा मोदी के सामने पेश कर दें कि जिससे मतलब कम से कम ये नहीं तो देखिए, हो कि जिसमें चेहरा तो कासिम राष्ट्रवादी। साहब नहीं बनेगा, लेकिन अभी किसी व्यूअर का कमेंट आ रहा है, जो बात आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हो जाए, तो मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये देखिए, जय भीम एजुकेशन रिवॉल्यूशन का एक कमेंट आ रहा है कि अगर कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हो जाता, और ये बात मैं 1.25 साल से कह रहा हूं कि इसके बाद जो आ गया उसका भी भला, जो नहीं आया उसका भी भला वाली हाल है, क्योंकि मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि ममता का बंगाल के बाहर कोई वोट बैंक नहीं है, तेजस्वी का और लालू का बिहार से बाहर कोई वोट बैंक नहीं है, नीतीश का नहीं है, केजरीवाल का 2 राज्यों के अलावा वोट बैंक नजर नहीं आ रहा है। अभी आपने देखा कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल नोटा से शिवसेना का पूरे 50%, महाराष्ट्र आधा में नहीं है, अखिलेश का पूरे शिवसेना का महाराष्ट्र पूरे में। महाराष्ट्र में नहीं, अखिलेश का पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ऐसे में अपने प्रभाव क्षेत्र के बाहर इस गठबंधन के कोई मायने नहीं है। कासिम साहब, ये बात पे तो प्रोग्राम कर चुका हूं और कई बार हर चैनल पे ये बात कह चुका हूं कि इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर अपने प्रभाव क्षेत्र के बाहर एक राज्य से बाहर किसी का मतलब है, तो या कांग्रेस का है या बहुजन समाज पार्टी का है। तो ऐसे में मैं बिल्कुल इस वही बात से बात है। एकदम नहीं, सहमत उसमें उसमें एक चीज और समझिए, इनका जनाधार ना भी होता, इनका जनाधार दूसरे राज्यों में ना भी होता, तब भी एक चीज ये है ना कि दो वोट बैंक ऐसा है, मुस्लिम और दलित। मुसलमान कांग्रेस की तरफ आकर्षित है, जिसकी वानगी हम लोगों ने मेयर चुनाव से देखनी शुरू की, उसके बाद कर्नाटक तेलंगाना में देख ली। और दलितों में मायावती की एक पैठ है, उनकी एक हैसियत है, उनका एक असर है, विशेषकर जाटों मतदाताओं में तो उनकी बहुत जबरदस्त पूछ है पूरे देश में, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, या आपके उत्तराखंड हो, तमाम जगह पे। और कहीं मायावती बड़े अलायंस में कहीं जा रही तो आदमी तो यही मानेगा ना कि अब ये मौका अच्छा है, 24 में बहन जी प्रधानमंत्री बन सकती। तो फिर तीसरे फिर ये लोग फिर अपनी अपने लिए मुसीबत मोल ले रहे हैं, वो चाहे ममता हो या केजरीवाल हो, क्योंकि पंजाब में आज कांग्रेस और मायावती मिल जाए तो वहां पर फिर केजरीवाल के लिए भी जगह नहीं बचती है। दिल्ली में मायावती और कांग्रेस कहीं मिलकर चुनाव लड़ लें, क्योंकि मायावती का ही वोट खा के पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल मोटे हुए हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश में के समेत पूरे देश में कहते हैं कि कांग्रेस का वोट खा खा के ये क्षेत्रीय दल मोटे हुए हैं, वैसे ही कम से कम 2 राज्य मध्य आपके पंजाब और दिल्ली ऐसे राज्य हैं जहां बीएसपी का वोट खा के अरविंद केजरीवाल मोटे हुए हैं। और वहां पर अब अभी हमने नगर निगम के चुनाव में देखा भाई कि 6 जो उनके कारपोरेटर जीतते हैं कांग्रेस के, उसमें 5 मुसलमान जीत जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ऐसे में अगर वहां पर दलित मुसलमान का कॉम्बिनेशन कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का कॉम्बिनेशन में जाए तो केजरीवाल की तो लिए तो मुसीबत हो जाएगी। दिल्ली भी उनका फंस जाएगा। वो ठीक है कि वो भी बीजेपी भी वहां जीते, ये भी जीते, बराबर में छूट जाए और उसके बाद सरकार किसकी बनेगी उसकी बने, ये सब चीजें बात की हैं। लेकिन 2 स्टेट फिर उनके फंस जाएंगे जहां पे वो सबसे ज्यादा मजबूत। मुझे लगता है कि ये उसी तरफ जा रहा है। मायावती अचानक दिल्ली गई थी, उस जमाने में दिल्ली में वो भी मौजूद थे, नीतीश कुमार भी दिल्ली में थे। इधर 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि खबरें चल रही हैं कि जयंत ने संदेश मायावती को सिग्नल भिजवाया। अब मुझे तो कोई इल्म नहीं कि ये अभी किसने। अभी अभी देखिए, अभी हमारे जो नीदरलैंड से ग्रीट वाइल्डर्स जुड़ते हैं, उनका कमेंट भी आया है और उन्होंने वही बात कही जो हम लोग लगातार कह रहे हैं, मायावती, बसपा और जयंत चौधरी की पैक्ट की वो बात कर रहे हैं। तो वो भी एक है कि मायावती को सिग्नल जयंत ने भेजा, ये भी एक खबर आ गई। उसके अलावा मायावती फिर शाम को लौट रही दिल्ली से लखनऊ। आज शाम को वो लखनऊ आ रही और उन्होंने कल लखनऊ में ये खबर सबसे पहले गुमताइना पे चल रही, किसी के पास ये खबर नहीं। वो आज शाम को लखनऊ आ रही हैं, बल्कि ये हाँ वक्त हो रहा है उनका आने का, लखनऊ आ जाएंगी। उसके बाद कल उन्होंने देश के अन्य प्रांतों के कोऑर्डिनेटर्स और उत्तर प्रदेश के पार्टी के पदाधिकारियों को बुला रखा है। बड़ी बैठक नहीं, लेकिन 2-2 4-4 वाली मीटिंगों को 1 to 1 करना है। अब उसमें वो क्या राय मत करने वाली, क्या मशवरा करने वाली, क्या बताने वाली, मतलब क्या कहेंगी, ये तो वो तो मायावती जाने और वो लोग जाने जो कल होगी बैठक। लेकिन अचानक दिल्ली जाना, दिल्ली में रहना और उसके फिर लखनऊ वापस आना, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, और बिल्कुल सन्नाटा, एकदम खामोशी मायावती की तरफ से भी और विपक्षी खेमा भी बिल्कुल चुप। ये जो दबाव की कांग्रेस पे चल रहा है, ये दबाव मुझे लगता है कि दिन ब दिन मायावती और कांग्रेस को करीब कर रहा है, डे बाय डे। और ये शिवसेना हो या क्या कहते हैं ममता हो या शरद पवार हो, इनका जैसे महाराष्ट्र से ज्यादा दलित संगठन शायद ही देश में कहीं। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपना मूवमेंट वही शुरू किया
और काशीराम ने भी वहीं शुरू किया। जितने महापुरुष हुए, शाहू जी महाराज फुले से लेके, सब महाराष्ट्र से आते हैं। और उसके बावजूद महाराष्ट्र में दलित राजनीति अभी भी दम मतलब इधर उधर कर रही है। ओवैसी से अलायंस हो गया तो वहां पर एक ओवैसी प्रकाश अंबेडकर का तो ओवैसी का सांसद जीत गया है। मतलब आप सोचिए कि आंध्र प्रदेश हैदराबाद से अलग कहीं कोई एमपी जीता तो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन से भंडारा में जीता। तो ये सारी चीजें बंबई ऐसी हैं जो बहुत संकेत हैं, और संकेतों की भाषा ही राजनीति में पड़ी जाती है। राजनीति में कोई चीज बहुत स्पष्ट मतलब लिख के कोई आपके पास नहीं भेजता है। आप अगर संकेतों की भाषा पढ़ लेंगे तो आपकी संकेतों की भाषा में मतलब थोड़ी सी गलती होने की संभावना है, लेकिन पूरी पूरी संकेतों की भाषा से सब कुछ निकाला जा सकता है। मुझे लगता है कि ये जो तीसरा मोर्चा शुरू में अखिलेश यादव, केजरीवाल और ममता ने प्लान किया था, वो तीसरा मोर्चा अभी जिंदा है, जिसका नाम अखिलेश ने पीडीए रख लिया है। वो बहुत जो पीडीए नाम है वो ममता, केजरीवाल और क्या कहते हैं अखिलेश यादव और केसीआर, ये 4 लोगों का था, जिसमें केसीआर को पहले ही कांग्रेस ने मना कर दिया था, केसीआर नहीं आ पाई। ये 3 नए लोग जो गए इंडिया टीम में, तो ये तीनों ने अपने अपने हाथ दिखाए। और कांग्रेस बड़ी पुरानी पार्टी है और बहुत ही घमंडी पार्टी है और बहुत कैलकुलेशन वाली पार्टी है। उनकी सेहत पे एक बार और सरकार में ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार वो 24 में और ना आए, उनकी सेहत पे नहीं पड़ता। 2-3 राज्यों में सरकार बन जाती है, वहां से इतना फंड आ जाता है कि उनकी पार्टी चल जाएगी। लेकिन ये पार्टियां जो है ना, इनके लिए बड़ा मुसीबत का सामान है। और अगर कांग्रेस बंगाल में कूद पड़ी, आप याद कीजिए अभी 5 महीने पहले उपचुनाव हुआ था, मुस्लिम डोमिनेटेड सीट पे हुआ था और कांग्रेस ने जीत लिया था। हालांकि वो विधायक फिर ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, लेकिन जीती कांग्रेस वहां। और बंगाल में उत्तर प्रदेश से थोड़ा ज्यादा ही मुसलमान है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, घूमता है ना पे, कि एक नई चीज पैदा हो रही। आपके हिसाब के गठबंधन में मुस्लिम वोट नहीं जाएगा। मुस्लिम वोटों के हिसाब से अगर आप गठबंधन करेंगे तब आप मुस्लिम वोट पाएंगे, वरना मुसलमान 25% भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगा, 50% उदासीन हो जाएगा, 25% नोटा में डाल देगा। और बिल्कुल नई तरह का उत्तर प्रदेश में आप इलेक्शन देखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी भी 300 की बात करती, 400 सीट जीत जाएगी। और मतलब लोग ढूंढेंगे पार्लियामेंट में दूसरी पार्टी का कोई सांसद आया है कि नहीं आया। अनुपम भाई, अभी एक शब्द आपने कहा कि मुसलमान 50% उदासीन हो जाएगा। देखिए, ये एक ऐसा फैक्टर है कासिम साहब, जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक को मीडिया मिस कर जाता है। मैंने एक चीज देखी है, जैसे आपने 2022 में, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ कि 91% वोट मिला अखिलेश यादव को, वो सिर्फ 91% वोट ही नहीं मिला कासिम साहब, करीब 91% उनकी पोलिंग भी हुई, बहुत जबरदस्त, बहुत लाइन लगा के पोलिंग हुई। और ये बात लोगों के गौर में नहीं आती कि जब फर्ज करें कि आप, जैसे अक्सर ये बात होती है, अरे साहब मुसलमान के पास ऑप्शन क्या है, हमें नहीं देगा कहाँ जाएगा। तो जहां ऑप्शन नहीं होगा वहां वो घर से नहीं निकलेगा, क्योंकि पोलिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। और हमने तमाम मुद्दों पे देखा है कि मुसलमान ने घर बैठना पसंद किया जब उसको लग गया कि साहब कोई ऑप्शन नहीं है और हमारे वोट डालने ना डालने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो घर ही से नहीं निकला। बहरहाल, अभी वीरूदास का एक कमेंट में देख रहा था, ये भी बात हम लोग लगातार कहते रहे कि सारी मारामार सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए है, इससे ज्यादा कहीं कुछ भी नहीं है। एक चीज मायावती के बारे में 2 दिन से मैं सोच रहा हूँ कासिम साहब, चूंकि 3 दिन से 4 दिन से मैं कोई प्रोग्राम किया नहीं, तो इसमें मैं जिक्र नहीं कर पाया कि जैसे एक होता है जिसको मैं मायावती और कांग्रेस के गठबंधन को नैसर्गिक गठबंधन कह रहा हूँ, मेड फॉर ईच अदर। सबसे बड़ी बात इसमें वोट ट्रांसफरेबिलिटी आपको नजर आती है, वोट ट्रांसफर होना नजर आता है। दलित वोट सपा में जाने से इनकार करता है, यादव वोट कहीं और जाने से इनकार करता है, लेकिन कांग्रेस और बसपा का वोट आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है, एक अच्छी मात्रा में हो सकता है, अगर पूरा ना भी हुआ तो। लेकिन इसमें एक चीज जो मुझे नजर आती है इस नैसर्गिक गठबंधन में कासिम साहब, कि आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि मायावती प्रधानमंत्री चेहरा है। मायावती अगर उस केवल गठबंधन में रही तो अपने आप फिर मीडिया डिक्लेयर करेगी। क्योंकि देखिए, आप इस बात को समझें कि राहुल गांधी एक चेहरे के रूप में इतनी बार फ्लॉप हो चुके हैं कि फिर मीडिया डिक्लेयर करेगी मायावती। अच्छा, दूसरा एक बार देखिए, बड़ी बात कह रहा हूं कासिम साहब, सुनिए, मायावती का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। जो पहली सरकार बनी थी, बाद में वो जो सपा बसपा सरकार बनी थी, जिसने मुलायम सिंह से समर्थन उन्होंने वापस लिया, मायावती ने आज तक किसी और को समर्थन दिया ही नहीं, मायावती ने सिर्फ समर्थन लिया है। मायावती ने सिर्फ समर्थन लिया है। वो पहली सरकार थी जो कुछ दिन चली गई, उसमें भी मायावती ने मुलायम सिंह से समर्थन वापस ले लिया, मुख्यमंत्री बन गई। आप याद करें, जब कल्याण सिंह के साथ उनको 6-6 महीने का पैक्ट हुआ था,
तो जब अपने पहले 6 महीने थे, मायावती ने एकदम पूरा ठसक से सरकार चलाई, अपना पूरा एजेंडा लागू किया, कल्याण सिंह के शपथ ग्रहण में गई, कल्याण सिंह को शपथ दिलाई और हफ्ते भर बाद से बर्तन वापस ले लिया। कहा साहब ने हम आपका एजेंडा नहीं चलने देंगे। तो मायावती ने, आप केंद्र में देखा उन्होंने अटल बिहारी सरकार कैसे गिराई। मायावती मुलायम सरकार गिरा चुकी हैं, कल्याण सिंह सरकार चला गिरा चुकी हैं, अटल बिहारी सरकार गिरा चुकी हैं। तो ऐसे में अगर मायावती जाती हैं कांग्रेस साथ, देखिए एक बात समझे कासिम साहब, आपको याद होगा पिछली बार अभी 4-5 साल 6 साल पुराने जब वो बैठक हुई थी बंगलौर में विपक्षी दलों की, जिसमें सोनिया भी थी, सारे विपक्षी दल थे, तो आपने नोटिस किया उसमें बीचों बीच मायावती खड़ी थी सोनिया गांधी के साथ। तो वो जो बीच की जगह लालू यादव की है, वो जो बीच की जगह नीतीश कुमार की है, वो जो बीच जगह राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की है, उसकी जगह आपको मायावती नजर आएंगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर मायावती गठबंधन में रहती हैं कांग्रेस के साथ, तो उनको अपने मुंह से या गठबंधन को अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं है मायावती चेहरा है। वो तो लोग मान ही लेंगे ना, क्योंकि राहुल गांधी के मुकाबले उनका चेहरा कहीं ज्यादा मुफीद पड़ रहा है। तो क्या ये दो फैक्टर, ये चीज है, क्योंकि मैंने जब कहा था कासिम साहब की मायावती मोदी के खिलाफ सबसे मुफीद चेहरा है, तो उसी शो में मैंने ये भी कहा था, लेकिन कांग्रेस इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि आज ये हो रहा है कि मोदी हटाओ, कल होगा माया हटाओ, और माया को हटाना और मुश्किल होगा। पूरा देश का दलित वोट मायावती के पीछे चलने लगेगा। अगर उसको एक, जिसे कहना चाहिए, सुगंध भी आ गई, एक भनक भी लग गई कि मायावती के प्रधानमंत्री बनने का मौका है, तो इस देश का दलित वोट फिर कहीं एक वोट छिटकने वाला नहीं है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं गठबंधन में, ये बात तो आड़े नहीं आ रही कासिम साहब की, मायावती कांग्रेस को डर लग रहा है कि मायावती से समझौता करके हम एक चुनाव तो अच्छा लड़ सकते हैं, पर आज भाजपा हम पे हावी है, कल मायावती हम पे हावी हो जाएंगी। उसमें एक चीज है ना, देखिए ऐसा ये डर तो है, ये सबको है डर, कांग्रेस को भी डर। लेकिन राहुल गांधी थोड़ा सा अगर आप देखिए तो राहुल गांधी ने ये 2-3 बार कहा है कि मैं प्रधानमंत्री पद कोई ले जाए मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं उसकी वो तो तरफदार एक 2034 की बात कर रहे हैं, 2034 की बात कर 34 तक मुझे नहीं, और रहे 34 हैं। में वो 64 साल के हो चुके होंगे, 74 साल के हो चुके होंगे, 64 तो अभी है खैर। वो लेकिन एक चीज जरूर कही जा सकती है कि राहुल गांधी मायावती की उम्र और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ये रिस्क ले सकते हैं, ले कम से सकते कम हैं। ले सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य उनका और उनकी उम्र को देखते हुए ये रिस्क ले सकते हैं। भाई अगर वो मोदी मोदी को देखते, मोदी को केंद्र में रखते हुए 2034 तक 10 साल बाहर बैठने को तैयार हैं, तो मायावती के लिए क्यों नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि वो ये रिस्क ले सकते हैं, और उसके पीछे एक जो कारण मैं देखता हूँ, वो कारण ये है कि भाई मायावती जी की उम्र भी हो रही है और उनका स्वास्थ्य भी जो है वो उतना उतना फिट टाइप की नहीं है जैसे हम लोग देखा करते थे। जिस स्पीड से वो मंच पे चलती थी, जिस तरह से वो करती थी, वो सारी चीजें दिखाई नहीं देती, कहीं ना कहीं डलनेस है। तो उसका फायदा उनको ये मिल सकता है कि भाई मायावती को प्रधानमंत्री बना दें, देश की पहली दलित प्रधानमंत्री। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी जो दलित वोट उनके प्रति आकर्षित हो जाता है, उसकी वजह अटल जी की वो जिद है, अटल बिहारी वाजपेयी की, जिस जिद पे उन्होंने मायावती को मुख्यमंत्री बनवाया था, और एक बार नहीं बनवाया, मायावती 3-3 बार मुख्यमंत्री बनी। सिर्फ इतना ही नहीं, इतना ही नहीं कासिम साहब, मैं याद दिला दूं, कुछ कंफ्यूजन अगर लोगों का है तो क्लियर कर लें। प्रमोशन में आरक्षण अटल सरकार ने लागू किया था। वो भी उन्होंने किया था। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो वो चीज जो है, कम से कम दलितों में एक ये है ना कि चलो भाई, कांग्रेस का एक तबका ये मानता है कि अगर मायावती को हम प्रधानमंत्री पद पे स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर हमारा वो जो दलित वोट है आफ्टर माया, वो हमको वापस आ सकता है। उनके अपने एक सेक्शन का ये मानना है। ठीक है, आकाश आनंद की लीडरशिप वो डेवलप कर रही है, वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन आकाश आनंद का वो दिखाई देना बाकी है कि क्या ग्लैमर है, क्या दम है, किस तरह चला सकते हैं, किस तरह दलितों के इश्यूज को ले सकते हैं, टेकअप कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी होनी बाकी। मायावती टेस्टेड है। तो मुझे लगता है कि ये जो चल रहा है, ममता बंगाल, केजरीवाल दिल्ली और पंजाब, उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव, ये जो काकस है या ये जो एक प्लानिंग है, और दूसरे फिर बिहार में ललन सिंह को हटा के नीतीश कुमार बने। ललन सिंह का तबसरा भी मैंने देख नहीं पाया, उनका उनका तबसरा उस पर क्या आया है, क्या नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बने तो उनको प्रपोज किसने किया, ललन सिंह ने तो राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रपोज नहीं कर दिया। ये सारी चीजें भी देखने वाली हैं, क्योंकि हम और आप उस तरह से खबरों को नहीं देख पाते हैं जिस तरह से आम मीडिया चैनल्स पे सब दौड़ना शुरू कर देते हैं,
होती हैं खबरें, हम उसके अंदर भी कुछ तलाश करने की कोशिश करते हैं कि वहां से सही चीज निकल के आ जाए। तो चूंकि मैं देख नहीं पाया अभी किसी भी तरह से, सुबह से मैं कल से गया हुआ था, अभी रास्ते ही में था जब आपकी कॉल आई। मुझे लगता है ये सारी भूमिकाएं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उस कड़ी को और जोड़ रही है जो कड़ी हम और आप हमेशा से कहते आ रहे थे। हालांकि अगर वो कड़ी नहीं जुड़ेगी तो फिर कोई कड़ी नहीं जुड़ेगी, फिर आप ये समझिए कि एग्जैक्टली कांग्रेस। exactly. फिर किसी कड़ी का कोई मायने नहीं है, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि गठबंधन के कांग्रेस, बसपा और भाजपा के अलावा किसी भी नेता का अपने ही पूरे क्षेत्र में प्रभाव नहीं है, बाकी क्षेत्रों में तो आप जाने ही दें। बस तो फिर वो कोई कड़ी जुड़ने नहीं जा रही, फिर ना आपको इंडिया दिखाई देगा, ना आपको पीडीए दिखाई देगा। एक छोटा टुकड़ा पीडीए होगा, एक छोटा टुकड़ा इंडिया होगा, बसपा अलग लड़ रही होगी, वो अलग लड़ रही होगी, एक अलग, मतलब फिर जैसे हमेशा होता था इलेक्शन वही होगा। मेरी वही बात ना कि मैं कहता हूं कि जब आपकी इच्छा शक्ति ही नहीं है, भाई जैसे मुसलमानों ने एक चीज और कहना शुरू की, भाई कांग्रेस जिस गठबंधन में रहेगी उसको वोट देंगे, एक बात। दूसरी बात, मुसलमान और एक बात कहता है कि हमने ठेका लिया क्या मोदी से दुश्मनी का, हमसे क्या मतलब है, हमारा मोदी ने क्या किया है, हमारा क्या नुकसान कर दिया है। भाई मुख्यमंत्री आप नहीं बने, सत्ता आपको नहीं मिली, मुसलमान कौन सा मुख्यमंत्री बन रहा था, किस प्रदेश का, किस राज्य का, किस देश का गृह मंत्री हो रहा था और कहाँ क्या पा रहा था। तो वो अब वो दुश्मनी लेने नहीं जा रहा। तो क्षेत्रीय दलों को और ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी उसके लिए ऐसे ही मौत है। मुसलमानों का ये कहना कि भाई हमसे क्या मतलब है मोदी आए या कोई आए, ये चीज अगर फैल गई तो आप ये समझ सकते हैं कि ये लोग कहाँ स्टैंड करते हैं कि लड़ने के लिए इनके पास लंगोट भी नहीं होगी, जिसे कहा जाता है ना मैदान में जाने के लिए, कुश्ती में जाने के लिए भाई कम से कम एक हथियार तो होना चाहिए, लंगोट। और वो लंगोट भी नहीं बचेगी भी मुसलमान अगर निकल जाएगा। तो ये बड़ी बड़ी दिलचस्प डे बाय डे, दिन ब दिन बहुत दिलचस्प तस्वीरें आएंगी और उस तस्वीरों पे हम आप इसी तरह से मंथन करते रहेंगे। आज आखिरी बात कासिम साहब आज के शो की, अगर मायावती और देखिए मेरा भी मानना है, मायावती ने एक ट्वीट किया था, मैं अक्सर उसका जिक्र करता हूँ, बल्कि मुझे लगता है मैं तकरीबन हर प्रोग्राम में उसका जिक्र करता हूँ जिसमें उन्होंने बहुकोणीय चुनाव कहा था। मायावती सदैव शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, कम शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, एक भी शब्द कॉमा फुल स्टॉप भी उनका बेकार नहीं होता। ऐसे में जब उन्होंने बहुकोणीय चुनाव की बात की, वो मुझे पता नहीं क्यों घूम घूम के मेरे सामने आती रहती है कासिम साहब। और मैं जैसे देख रहा हूँ, मैं आपका भी तर्जुमा चाहूंगा इस पे। मुझे लगता है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती, तो जाहिर सी बात है तीसरा कोण आ जाएगा, तीसरा मोर्चा आ जाएगा और बहुकोणीय चुनाव हो जाएगा। मुझे ये भी लगता है कि अगर मायावती कांग्रेस के साथ समझौता कर लेती है, गठबंधन में आ जाती हैं, तो हम कई पार्टियों को गठबंधन से निकल के तीसरा कोण मोर्चा बनाते देखेंगे, और तो भी मायावती की बहुकोणीय चुनाव वाली बात सच हो जाएगी। सैयद कासिम साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं अपन भाई। और मैं फिर बताता हूँ, देखिए हमारा अपना मानना है कि अगर सीधा इलेक्शन होगा तो मोदी नहीं आते। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 70+ की बात है, तो सीधे चुनाव में 70+ की ही बात है। ये जब बहुकोणीय चुनाव हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत है। उसकी दिक्कत की एक वजह, एक मिसाल के तौर पे एक मैं आपको एक सीट कर दूं, फैजाबाद की सीट है लोकसभा की। फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी से लल्लू सिंह एमपी हो रहे हैं लगातार। समाजवादी पार्टी ने वहां अवधेश प्रसाद को ग्रीन सिग्नल दिया। समाजवादी पार्टी ने यह किया कि अलग अलग लोकसभा में लोगों को ग्रीन सिग्नल दे दिया, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, शादी ब्याह मरना जीना वो कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद पासी बिरादरी से आते हैं, 6 7 8 बार के विधायक हो चुके हैं, और एक बार बीच में खाली हारे हैं, लगातार विधायक रहे। पहले सुहावल विधानसभा थी, उसका नाम बीकापुर हो गया, सामान हो गई, तो फिर मिल्कीपुर चले गए, वहां से भी विधायक हो रहे हैं। तो पासियों के नेता है। अवधेश प्रसाद लड़ गए समाजवादी पार्टी से। बसपा कांग्रेस का अलायंस अगर हुआ तो उससे लड़ गए, मिसेन यादव के परिवार से कोई लड़ गया। मिसेन यादव जो वहां से 2 2 बार 3 3 बार सांसद रहे, सपा से भी रहे, बसपा से भी रहे, कम्युनिस्ट पार्टी से भी रहे। उसके बाद एक विधानसभा है मिल्कीपुर, जहां से वो खुद विधायक, उनका बेटा विधायक, मतलब 2 2 ब्लॉक प्रमुख, पोता तक ब्लॉक प्रमुख, इतना उनका मजबूत जनाधार है। वो यादवों के बड़े नेता है। अब साहब क्या हुआ कि ठाकुर हो गए लल्लू सिंह, पासी हो गए अवधेश प्रसाद, और क्या कहते हैं यादव हो गए निश्चय यादव परिवार। ऐसे चुनाव वाला नहीं होगा कि एकदम सीधे चुनाव हो जाए। उसमें उसमें फिर बहुत मुस्लिम वोट का रुझान, पासी वोट का रुकना, पासी वोट अगर रुकता है तो फिर वो एक बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि 3 विधानसभाओं में पासी वोटों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने में बड़ी भूमिका अदा की है। उस तो ये होता है, हर सीट का एक अलग मिजाज होता है, जातीय गणित होता है।
और जब उस बिरादरी का अपना कैंडिडेट आता है और बड़ी पार्टी से आता है, जैसे कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तो वो अपनी बिरादरी के वोट को रोक ले जाता है। मुझे लगता है कि बहुकोणीय जो चुनाव होगा वो क्लोज चुनाव होगा, एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए उस तरह नहीं होगा जैसे सीधे चुनाव में होगा। लोग चाहे जिस तरह से सोचेंगे भाई वन कैंडिडेट मोदी के सामने एक कैंडिडेट होगा तो बहुत अच्छा होगा, मेरा मानना है एक कैंडिडेट होगा बुरी तरह हारेगा। लेकिन अगर कैंडिडेट 3 होंगे तो वहां पर फिर थोड़े से समीकरण बदल जाएंगे। अनुपम भाई। तो कैसे अब हम लोग को मुख्तियार सिंह फगवारा पंजाब से देख रहे हैं, अभी मैंने देखा कोई उत्तराखंड से देख रहा था, नीदरलैंड से देख रहे हैं, अलग अलग दूर दूर से देख रहे हैं। देखते रहिए, बहुत अच्छा लगता है, आप देखते हैं इसलिए हम लोग बोलते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहें, आपके बहुत आभार। और फाइनली कासिम साहब एक यही बात की एक जो 1.25 साल से हम लोग का एक नैरेटिव चल रहा है, अब एक बात साबित हो गई कि या तो बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा, और अगर नहीं हुआ तो वही इस चुनाव की पटकथा लिख देगा, इस चुनाव के हारने की पटकथा लिख देगा। जैसे अभी पूरे किसी ने देश के लिए। बहुत अच्छा, पूरे देश के लिए लिख देगा। और जैसा अभी किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि एक अच्छा चुनाव होना जरूरी है। अभी तो भाजपा की लहर दिख रही है, एक तरफा चुनाव दिख रहा है, अभी सामने खड़ा हुआ कोई दिख ही नहीं रहा है। तो या तो बसपा और कांग्रेस मिलकर सामने एक अच्छी चुनौती पेश करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो देखिए पानीपत हरियाणा से आ गए। तो अच्छा लग रहा है, मुंबई से देख रहे हैं सत्यदेव पासी। और सत्यदेव बहुत अच्छा लिखे। है। सत्यदेव जी, मैं पुणे जब गया तो इन्होंने मुझे फोन किया, मैसेज किया, उसके बाद ये पुणे से करीब 45 किलोमीटर दूर से मुझसे मिलने पुणे आए। तो मैं समझ रहा था आसपास कहीं होगा, तो मैंने कहा कहाँ थे, 45-50 किलोमीटर से आया हूँ, बस से आया हूँ सर। तो मैंने इनका हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा भाई सत्यदेव जी और रहने वाले ये आजमगढ़ के हैं, पुणे में रहते हैं। देखिए किरण कर्नाटक से, कासिम साहब खूबसूरत, बहुत सुंदर। मतलब आज तो हम लोग पूरा भारत देखे, कोलकाता से आगे आ रहे हैं, सुल्तानपुर से नहीं, आगे अनुपम योगी भाई, दूसरे सक्सेना, दूसरी और दूसरे कोर्ट्स ऑफ ग्रेट्स महाराष्ट्र से आगे, और पूरा भारत जोड़ो। देखिए भारत, दूसरे ये राहुल गांधी से तो बेहतर यात्रा हम लोगों ने कर डाली आधे घंटे में, कासिम अनुपम भाई, एक चीज बड़ी 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 साहब। बड़ी ये दिलचस्प बताऊं भिवानी आपको। हरियाणा देखे, राम सिंह। एक बड़े नेता ने कहा कि साहब ऐसा है कि आपका ये देखिए जो उत्तराखंड, आप हाँ, आप अनुपम भाई जब करते महेंद्रगढ़, हैं हथियारा, झारखंड, देखिए झारखंड, हरियाणा, तो दस दिल्ली, हजार आदमी मान एमपी, लीजिए देखता है। आजमगढ़। अनुपम भाई, उन्होंने कहा 10,000 आदमी अगर आपको देख रहा है तो वो 10,000 आदमी 10 लाख लोगों के दिमाग को बदलने की हैसियत वाला 10,000 आदमी होता है। ये वाला नहीं है कि लोगों ने 1 लाख व्यूज हो गए, 2 लाख व्यूज। आपके 10,000 व्यूज का मतलब होता है बहुत ही सेलेक्टिव लोग होते हैं जो समाज बदलने की हैसियत रखते हैं। ये एक बड़ी राजनीतिक नेता ने, मैं आपको उनका फोन पे नाम बता दूंगा, ये मुझसे उन्होंने फोन पे ये बात कही। देखिए छत्तीसगढ़ से आगे खुट्टे, बिहार बॉर्डर से आगे, आजमगढ़ से आगे। तो देखते रहिए, आप लोग का प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका जुड़ाव हमको बार बार यहाँ आने पर मजबूर करता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। कासिम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।